हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। तो मनी मल्टीप्लायर समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम मनी मल्टीप्लायर को समझ सकते हैं। पहला तो M0 क्या होता है, M3 क्या होता है, ये दो तो आपको नीडेड है इस वीडियो के लिए समझने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच्ड है, अगर आपको पूरी रिलेटेड वीडियो देखनी है पूरी मनी सप्लाई की, M1 M2 M3 M4 ये सारी चीज़ें क्या होती है। बेसिकली मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। M0 के अंदर तो क्या आ जाता है, करेंसी आ जाती है, जितनी भी सर्कुलेशन में पैसे हैं वो सारे आ जाएंगे। आरबीआई के पास जो भी रिजर्व्स डिपॉजिटेड है वो आ जाएंगे, सारे आरबीआई के डिपॉजिट्स ये सारे आ जाएंगे M0 के अंदर। और M3 के अंदर क्या आएगा, मेनली आपको याद रखना है, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट बैंक के आते हैं अपने M3 के अंदर। तो अब अपने समझते हैं मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। अब देखो, मनी मल्टीप्लायर का मतलब है कि बैंक के पास जो पैसा है वो उसको कितना गुना कर सकता है लोन में दे देकर। अब इस प्रोसेस को कैसे समझेंगे अपने, बेसिकली ऐसे मानो, हमेशा ये याद रखो कि ये प्रोसेस कब होगी, जब लोग बैंक में पैसा जमा कराएंगे। तो अपने आइडियल कंडीशन यही लेके चल रहे हैं कि हर कोई बैंक में पैसा जमा करवाता है। तो उस सिचुएशन में ही अपने ये मल्टीप्लायर को पूरा समझ रहे हैं। अब देखो कि अगर किसी बंदे ने बैंक के अंदर 100 रुपये डिपॉजिट कराए हैं, तो अब बैंक उसकी दो चीज़ें करेगा। पहले तो बैंक के पास वो चीज़ मैंडेटरी है कि उसको 100 रुपये जमा करवाए हैं तो उसका कुछ X% उसको रिजर्व में खुद के पास रखना पड़ता है। कि रिजर्व में रखना पड़ता है का क्या मतलब है कि वो पैसा वो लोन में नहीं दे सकता, उसको खुद के पास रखना ही पड़ेगा। कि अगर 4% कह रखा है तो 4% रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है, अब 1% जितना भी बताया उसका रख लिया रिजर्व में, यानी वो लोन में नहीं दे रहे। उसके अलावा अब बच गए जो रुपए लोन में दे रहे हैं उनको क्या करेंगे, अपने लोन में दे देंगे। अब अपना ये मानना है, अपने किसी को लोन में देंगे तो कंपनी को लोन में देंगे। कंपनी को लोन में देंगे तो अगर वो कुछ भी कर रही है, रॉ मटेरियल के लिए पे कर रही है या फिर स्टाफ को सैलरी दे रही है, तो स्टाफ भी अल्टीमेटली क्या कर रहा है, बैंक के अंदर ही अपने पैसे डिपॉजिट करा रहा है, वो अपने लेके चल रहे हैं इस चीज़ को। तो बाद में और रॉ मटेरियल पे दे रहे हैं तो रॉ मटेरियल वाला भी अपने पैसे क्या कर रहा है, बैंक में जमा करवा रहा है अपने, ये मानते हैं। अब बैंक के अंदर जो रुपए जमा करवाए, तो अब कितने रुपए थे, 90 रुपये लोन में दिए थे, तो 90 रुपये बैंक के अंदर आ गए। अब बैंक को क्या करना है, वापस 90 में से कुछ तो रिजर्व रखना पड़ेगा, वो लोन में नहीं दे सकता, हर बार ऐसा ही करना पड़ेगा उसको। और कुछ क्या होगा, लोन में दे सकता है। अब इसको स्टेबल से समझते हैं अपना, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा मोटा मोटा। 100 रुपये थे डिपॉजिट के अंदर आए थे, मतलब किसी ने टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में 100 रुपये जमा करवाए थे। 10 रुपये क्या रख लिए रिजर्व में, जो दे नहीं सकता बैंक किसी को लोन में। 90 रुपये उसने क्या किए हैं, लोन में दे दिए। उसके बाद में 90 रुपये लोन में दिए तो किसी कंपनी के पास गए, कंपनी ने अपने सैलरी एम्प्लॉय को दे दी या फिर रॉ मटेरियल पे दे दिया, और घूम फिर के वापस वो लोग अगले जो है वो अपना पैसा बैंक में जमा करवा रहे हैं सेफ्टी के लिए, या उनको ब्याज मिलता रहेगा ऐसे मान लो उस चीज़ के लिए, या फिर बैंक से ही ट्रांजेक्शन कर लेंगे सारी चीज़ों के लिए। अब 90 रुपीज़ आ गए वापस बैंक के अंदर, डिपॉजिट करा दिए या जमा करवा दिए लोगों ने। अब 90 रुपीज़ में से वापस क्या करना है, अब अपने इसके अंदर ये देखो कि 10% की कीमत लेके चल रहे हैं, रिजर्व 10% रिजर्व रखना है, तो उस हिसाब से 90 का 10% क्या होता है, 9 होता है। तो 90 का 10% रिजर्व में रखना है, तो 90 का 10% कितना हो गया, अपने देख लेते हैं निकाल के। 9% अपना आंसर आ जाएगा। तो 9% रिजर्व में रख दिया, बच्चा कितना 81। तो 81 अपनों ने क्या किया, वापस लोन में दे दिया। लोन में गया है तो कोई किसी को लोन में दिया तो वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ में ले रहा होगा। स्टाफ को सैलरी दे दी मान लो वापस, तो स्टाफ अपना डिपॉजिट वापस क्या कर रहा है, बैंक में डाल रहा है। तो वापस बैंक में कितना आ जाता है, 81% डिपॉजिट आ जाता है। अब 81% का वापस क्या करना है, रिजर्व में रखना है। कितना, 10% कितना होगा 81 का, 8.1 रिजर्व में रख दिया, बाकी 72.9 वापस अपनों ने लोन में दे दिया। तो ये वाला प्रोसेस क्या होगा, सारे बैंकिंग सिस्टम में ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये पूरा सिस्टम है कि इससे मनी मल्टीप्लायर जो अपना होता है, कि मनी अपनी मल्टीप्लाई होती जा रही है, लोन में जा रहा है वापस डिपॉजिट में आ रहा है, तो इससे पैसा 100 की जगह 100 पैसा अगर डिपॉजिट किया तो वो एक टाइम के बाद 1000 रुपये
तक मनी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनको पूरों को अपना काउंट करेंगे ना लास्ट तक अगर देख के, तो वो 1000 आ जाएगा। तो अपने देखते हैं कि अगर अपनों ने बैंक में 100 रुपये जमा करवाए हैं और अगर रिज़र्व रेशो कितना है 10% है, तो उसका मनी मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा अपना 1000 रुपीज़ तक आ जाएगा। अब देखो एक चीज़ देखना, रिज़र्व रेशियो है, रिज़र्व जितना भी रखेंगे उतना क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर कम होगा। कैसे? ज़्यादा रुपए रिज़र्व में रखेंगे तो क्या करेंगे, लोन कम देंगे, लोन कम देंगे तो बाद में और ज़्यादा मनी वापस कम आएगा अपने बैंक के पास में। ये वाला सारा प्रोसेस अपनों ने देख ही लिया। तो अपने देखते हैं कि अगर CRR या रिज़र्व रेशियो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, क्योंकि अपनों को रिज़र्व ज़्यादा रखना पड़ेगा तो अपने बैंक लोन कम दे पाएगा। वैसे ही एक और एग्जांपल है, 4% अगर रिज़र्व रेशियो होगा तो कितना जनरेट करेगा, तो वो 25 गुना मनी मल्टीप्लाई कर देगा। इसमें बता रहेगा 4% को 1/25 लिखते हैं, मनी मल्टीप्लायर कितना होगा। मनी मल्टीप्लायर हमेशा ऑपोजिट कैसे होगा कि रिज़र्व अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, मनी मल्टीप्लाई कम होगा। तो ये इनका इन्वर्स रिलेशन रहता है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं रहता है। उल्टा रहेगा कि अगर मनी मल्टीप्लायर बढ़ा तो रिज़र्व कम हो जाएगा, रिज़र्व रेशो बढ़ा, रिज़र्व रेशो मतलब जो बैंक अपने पास रखता है और लोन में नहीं दे सकता, उसको कहते हैं रिज़र्व रेशो। उसमें अलग अलग टाइप होते हैं, CRR, SLR, वो अपने कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये अपनों ने मनी मल्टीप्लायर देख लिया, 25 गुना हो जाएगा। अब उसके अंदर कुछ फैक्ट्स है, वैसे समझ के ही चलेंगे अपने इनको मेनली, कि फंक्शनल इकोनॉमी कोई भी होगी तो उसमें क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कि हमेशा अगर इकोनॉमी काम कर रही है अपनी, स्टेगनेंट नहीं है, रुकी हुई नहीं है, तो हमेशा क्या होगा कि मनी मल्टीप्लायर 1 से हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि अपने इकोनॉमी चल रही है तो काम भी चल रहा है, लोन भी ले रहे हैं, कोई पैसा अपना डिपॉजिट भी कर रहा है बैंक में, तो हमेशा मनी मल्टीप्लायर तो 1 से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। और अगर CRR विल ऑलवेज बी लेस देन 100। अब CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो, ऐसा कुछ रिजर्व जो बैंक को RBI के पास रखना होता है, कल की वीडियो में देखेंगे। अभी ये देख लो कि ऐसा कुछ अमाउंट जो ये बैंक अपना लोन में नहीं दे सकता है, उसको बोलते हैं रिजर्व रेशो। तो अगर CRR 100% कभी भी नहीं होगी अगर मनी मल्टीप्लाई होगा, तो मनी मल्टीप्लायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, CRR विल ऑलवेज बी लेस देन 100 से हमेशा कम होगा, क्योंकि 100 पूरा हो गया तो मतलब अपने सारा पैसा रिजर्व में ही रख लिया और लोन में कुछ दे ही नहीं पा रहे हैं। उसके बाद में अपने देखते हैं मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, डायरेक्टली क्या करता है, इम्प्रूव करता है जब CRR रिड्यूस होती है। CRR अपनों ने देख लिया, रिजर्व कम होगा तो मनी मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा। इनडायरेक्टली इम्प्रूव होगा अगर एज इकोनॉमी इम्प्रूव, जैसे कि कंजप्शन और लोन की डिमांड बढ़ेगी, लोग और लोन लेंगे और इन्वेस्ट करेंगे कहीं, वो अगला बंदा और बैंक में जमा कराएगा। डिजिटल इकोनॉमी या कैशलेस इकोनॉमी, जब लोग कैश की जगह अपने अकाउंट में रखना पसंद करेंगे तो भी मनी मल्टीप्लायर अपना बढ़ेगा, क्योंकि डिपॉजिटेड मनी को बैंक क्या करेगा, और लोन में देता जाएगा। और अगर बैंकिंग पेनिट्रेशन है कि मतलब लोग बैंकों में ज़्यादा पैसा जमा करवा रहे हैं, तो भी क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर अपना बढ़ता है। और अगर RBI चीप या डोविश मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी अपनों ने देखा कि RBI को मनी सप्लाई को देखने के लिए कोई पॉलिसी बनानी पड़ती है जिसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। उससे ही डिसाइड होता है कि इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, इन्फ्लेशन, महंगाई किस तरीके से रहेगी, ये सारी चीज़ें उसी से अपनी काउंट होती है। तो अगर चीप या डोविश मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब है कि RBI रूल को ज़्यादा सख्त नहीं करेगा, लोन अपने अच्छे से दे पाएंगे। अगर डोविश या चीप मॉनेटरी पॉलिसी होती है तो बैंक लोन अच्छे से दे पाएगा, RBI उस पर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, रोक नहीं लगाएगा लोन देने पे, ऐसा समझो इसको। और डिफ्लेशन अगर मंदी चल रही है तो RBI क्या करता है, डोविश मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करता है ताकि और लोन जाए लोगों के पास में बैंक की तरफ से। और अभी प्रेजेंट में अगर अपने देखें तो अपना मनी मल्टीप्लायर याद रखना है कि अपनों को 5 गुना से ज़्यादा है, 5x मोर। इम्प्रूव कैसे होता है, इनकमिंग एंड सेविंग ऑफ पब्लिक डिपॉजिट लोन एक्टिविटी से इम्प्रूव होता है। ये सारी चीज़ें अपनों ने देख ली। 1981 से 2020 तक का ट्रेंड क्या है, पहले कम था मनी मल्टीप्लायर और उसके बाद में एक टाइम के बाद में बढ़ गया। अपना ये फॉर्मूला रह गया था, मनी मल्टीप्लायर किसको ही कहेंगे, जो लोग डिपॉजिट करवा रहे हैं, टाइम डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट, तो वो क्या हो गया अपना M3 आ गया अपना। और उसके बाद में जो करेंसी या फिर
ये जो कैश हो गया या रिजर्व M0 में क्या आ जाएगा, रिजर्व्स हो गए जो RBI के पास जाते हैं बैंक की तरफ से, और ये वाली सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो इस फॉर्मूले को कहते हैं M3/M0। जो डिमांड डिपॉजिट वगैरह है वो M3 में आ जाएगा, M0 में जो भी रिजर्व्स वगैरह है वो सारे आ जाएंगे। रिजर्व मतलब जो लोन में नहीं दे सकते वो। उसके बाद में आता है, इसमें ट्रेंड दिया हुआ है कि 17 के बाद में एक बार ड्रॉप हुआ, फिर वापस राइज होना स्टार्ट हो गया। प्रेजेंट में 5x है, अपने को याद रखना है, 5 गुना है हो रहा है मनी मल्टीप्लाई। उसके बाद में अपने देखते हैं कि मनी मल्टीप्लायर इन 2023 क्या हुआ है, बढ़ा है मनी मल्टीप्लायर अपने देखे तो। इकोनॉमिक सर्वे 2024 ने बोला है। अब इसके अंदर कुछ ट्रेंड है कि जो अपना 2000 के नोट विड्रॉ किए थे उस टाइम, और उस टाइम मनी मल्टीप्लायर क्या हुआ था, अपना बढ़ा था। अब देखो कैसे बढ़ा था उस टाइम मनी मल्टीप्लायर। डिमोनेटाइजेशन तो नहीं हुआ है, हालांकि इनका नोट सर्कुलेशन से ही निकाले हैं, सिर्फ RBI ने सर्कुलेशन से निकाल लिया, मतलब सारे 2000 के नोट RBI ने खुद के पास कर लिए या बैंकों के पास कर लिए, लोगों से ले लिए कि आज के बाद में ये आप इनका यूज़ नहीं करोगे इस तरीके से। तो अब 2000 के नोट अगर बैंकों में वापस चले गए तो इससे मनी मल्टीप्लायर कैसे बढ़ा, अगर अपने देखें तो। अब देखो अपने रेयरली ऐसा करेंगे कि एक बार बैंक में पैसा जमा करा दिया और बहुत सारा पैसा जमा करवाया, तो अपनों को अभी कैश वापस उतना नहीं भी मिल रहा है, तो अपने क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कैश निकाल लेंगे वापस, जितने नोट जमा कराया उसके बदले थोड़ा बहुत कैश निकाल लिया। बाकी अपना जो भी पैसा बच्चा अपनों ने क्या किया कि हम थोड़े टाइम बाद में निकाल लेंगे, अभी बैंक में ही पड़ा है। अब बैंक में पड़ा रहेगा तो बैंक उसको क्या करेगा, लोन में दे देगा। लोन में दे देगा तो कोई और उसको वापस कहीं ना कहीं बैंक में डिपॉजिट करेगा, या फिर कोई भी खर्चा करेगा, तो वो अगला बंदा दुकानदार होगा या कोई भी तो अपने बैंक में, बैंक अकाउंट में पैसा डालेगा। तो ऐसे मनी मल्टीप्लायर अपना क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और इसमें कुछ और रीज़न बताए हैं कि HDFC बैंक और NBFC का मर्जर भी हुआ था, उन दोनों को विलय भी हुआ था, मिलाया भी था, तो उसके कारण भी मनी मल्टीप्लायर बढ़ा था उस टाइम पे 2024 वाले टाइम पे। उसके बाद में अपना आता है बैंकर ऑफर हायर एट्रैक्टिव डिपॉजिट इंटरेस्ट भी दे रहे थे। अब एक और कारण था मनी मल्टीप्लायर बढ़ने का कि जो डिपॉजिट अपने पैसा जमा करा रहे हैं उस पर बैंक ब्याज ज़्यादा दे रहा था कि आप पैसा रखो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ज़्यादा पैसा देंगे ब्याज के रूप में। तो ये था अपना मनी मल्टीप्लायर। अगर आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया हो तो आप क्या कर सकते हैं, M0 मैंने कल सारा समझा दिया था, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।